वेलकम बच्चों। आज मैं आपके सामने चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स लेकर प्रस्तुत हूँ। ये चैप्टर बाकी चैप्टर से कुछ अलग है। ऐसे तो इनिशियली स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स की एक ब्रांच कहा जाता है और आप लोग उसी तरह पढ़ते हैं, लेकिन हायर स्टडी जब करते हैं तो आगे जा कर के ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हो जाता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। और जैसा कि आप जानते हैं, आज लाइफ के हर पहलू में स्टैटिस्टिक्स का हम लोग किसी ना किसी तरह से यूज करते ही रहते हैं। सेंसस है या कहीं भी कोई परसेंट निकालना है, किसी ग्रुप का हम स्टडी करते हैं, बहुत सारे लोगों का ग्रुप बनाते हैं, सर्वे करते हैं, सर्वे करके वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेके उसको कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट किए हुए इंफॉर्मेशन को अपने ढंग से अरेंज करते हैं ताकि हम आगे उस पर आसानी से काम कर सकें। और इसके बाद उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके क्या आउटपुट आया वो रिजल्ट निकालते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं अलग अलग जगह से, ये डाटा कहलाता है। और डाटा ही स्टैटिस्टिक्स की पहली इकाई है, फर्स्ट यूनिट है डाटा। क्योंकि सारा काम, सारा कैलकुलेशन, सारा आउटपुट डाटा पर बेस्ड है। और ये जो कलेक्शन हमने किया है डाटा का, ये कितना बड़ा है। मान लीजिए कि हम कोई सर्वे कर रहे हैं और हमने 10 लोगों को ही केवल उसमें इन्वॉल्व किया है, और फिर दूसरा सर्वे, फिर उसी सर्वे को हम करते हैं 1000 लोगों को लेकर के, तो 1000 लोगों पर किया हुआ सर्वे ज्यादा करेक्ट आंसर देगा बनिस्बत 10 लोगों पर किए हुए सर्वे के। तो इसलिए ये जो डाटा है या स्टैटिस्टिक्स जो रिजल्ट देता है वो किस पर देता है? पूरे ग्रुप के एवरेज पर देता है। एवरेज आपका कहाँ है? अगर छोटा ग्रुप है तो आप बहुत बड़ी कम्युनिटी में एकदम छोटा ग्रुप लेते हैं तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा, जितना होना चाहिए, जितना एक्सपेक्ट करते हैं या जो जेन्युइन है उससे दूर रहेगा। और बड़ा ग्रुप लेकर के करेंगे तो ज्यादा आएगा। तो बहुत सारे आप जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में किस किस तरह से काम करते हैं। रोज शेयर अप एंड डाउन, इतना बढ़ गया शेयर, इतना घट गया, स्टॉक मार्केट यहाँ चला गया, वहाँ बढ़ गया, है ना। सेंसस करते हैं, उसमें हम लोग बहुत बड़ा ग्रुप, पूरे कंट्री को इन्वॉल्व करते हैं, है ना। और उसमें हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, तरह तरह के डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसको एनालिसिस करते हैं उन सब का और आउटपुट देते हैं। लिटरेसी परसेंट पहले इतना था, अब इतना हो गया, पॉवर्टी इतना था, अब इतना हो गया, है ना। इकोनॉमी ऐसी थी, अब ऐसी हो गई। तो चाइल्ड लेबर पहले कितना था, अभी कितना हो गया। ये गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पहले कितना था, अब कितना हो गया। तरह तरह के आप देखते हैं कि आउटपुट हम लोग निकालते हैं और उससे फिर आगे की प्लानिंग करने में हम लोगों को सहूलियत होती है। तो जैसा अभी हमने कहा कि सबसे इसकी पहली जो यूनिट है वो है डाटा। तो डाटा इंफॉर्मेशन होता है और जनरली ये किस फॉर्म में होता है? नंबर्स के फॉर्म में होता है। और जब भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो ये रॉ डाटा होता है, क्योंकि जैसा जैसा हमको डाटा मिलता गया उसको हम रखते गए। रॉ डाटा हमारे काम का नहीं होता है, क्योंकि ये जैसा तैसा होता है। तो काम करने के लिए हमको उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से बदलना पड़ता है। बदलना पड़ता है मतलब अरेंज करना पड़ता है। तो एक अनग्रुप्ड होता है और एक ग्रुप डाटा होता है। अनग्रुप्ड का मतलब कि डाटा है और उसको हमने अरेंज कर दिया है, सबसे छोटा उसके उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से। और ग्रुप्ड डाटा मतलब कि जो डाटा कलेक्शन है हमारा, उसको हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। छोटे 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 ढेर सारे ग्रुप्स बना दिए हैं। अगर हमारा डाटा कलेक्शन बहुत बड़ा है तो ग्रुप्स भी बड़े होंगे, या अगर छोटे ग्रुप बनाएंगे तो हमको ग्रुप्स का नंबर बढ़ाना होगा। तो
इस तरह से जब अलग अलग ग्रुप्स में डाटा को बांटते हैं तो वो ग्रुप्ड डाटा कहलाता है। तो अभी सबसे पहले हम लोग अनग्रुप्ड डाटा की बात करें। देखिए डाटा, सबसे पहले डाटा इंफॉर्मेशन अबाउट a particular topic, generally in numbers, raw data, ये सभी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो जिस तरह से जैसे जैसे हमने कलेक्ट किया तो वो कलेक्शन रॉ डाटा हो गया। फिर अनग्रुप्ड मतलब कि अरेंज हमने डाटा को कर दिया है लेकिन ग्रुपिंग नहीं है, अलग अलग ग्रुप्स में नहीं बांटा है। तो जैसे इस तरह का डाटा हो 2, 5, 3, 8, 7, 0, 4 ऐसा रहे। तो इसको हम अगर अरेंज कर दें ऐसा 2, ऐसा 0, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, तो अब ये एक सिस्टम में आ गया। या इस तरह का डाटा हो 2 और फिर 2, यहाँ हो फिर 3 है ना, यहाँ फिर हो 7, यहाँ हो 4, फिर हो 4, इस तरह से। तो हम कैसे करते हैं इसको कि वैल्यू ऑफ डाटा और नंबर ऑफ अकरेंस, कितनी बार वो नंबर आया है, वो पर्टिकुलर डेटा कितनी बार आया है। तो जैसे 0 एक बार आया है, 2 कितनी बार आया, 1, 2 ये 2 बार आया है ना। 3 कितनी बार आया तो गिन सकते हैं, 3 ये भी 2 बार आया। 4 कितनी बार आया, 1, 2, 3, 3 टाइम्स आया। इस तरह से 5 कितनी बार आया तो 5 एक बार आया है ना। 7 कितनी बार आया तो 7 2 बार आया है ना, 2 बार आया। तो इस तरह से ये अनग्रुप्ड डाटा होता है और ये डाटा का वैल्यू है। और ये है कि कितनी बार हमारे ग्रुप में, हमारे कलेक्शन में ये वाला डाटा कितनी बार अपीयर किया है। तो ये जो कितनी बार अपीयर किया है, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 4 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो ये कितनी बार आया है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर डाटा। तो ये सभी क्या है, फ्रीक्वेंसीज, ये फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं। फ्रीक्वेंसी तो 0 की फ्रीक्वेंसी 1, 2 की फ्रीक्वेंसी 2, 3 की फ्रीक्वेंसी 2, 4 की फ्रीक्वेंसी 3 एंड सो ऑन। तो कोई भी डाटा कितनी बार हमारे कलेक्शन में आता है, अपीयर करता है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और इसको जनरली हम लोग एफ से डिनोट करते हैं और इसको जनरली हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। वैल्यू ऑफ डाटा एक्स और नंबर ऑफ अकरेंस कितनी बार आया तो एफ। अब हम आते हैं ग्रुप्ड डाटा पर। देखिए ग्रुप्ड डाटा, तो जैसा अभी हमने बताया कि अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 100 से 0 से 100 तक डाटा है। डाटा का जो वैल्यू है वो 0 से 100 तक है। और तो हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हम 10 अलग अलग ग्रुप बना दें या 20 या 5 अलग अलग ग्रुप बना दें। इस तरह से देखिए 0 से 20 बना दें, 20 से 30 बना दें, 20 से 40 बना दें और 40 से 60 बना दें, 60 से 80 बना दें और 80 से 100 बना दें। तो ये 5 ग्रुप हमने बना दिए
और हमारा जो डाटा है वो 0 और 100, मतलब 0 से छोटा नहीं है और 100 से बड़ा नहीं है, इस तरह का है। तो ये सभी डाटा इसमें किसी ना किसी ग्रुप में फिट हो जाएंगे। तो अब हम गिन लेते हैं कि 0 से लेकर के 20 के बीच में कितने डाटा हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है ना, कितने डाटा हैं। तो मान लीजिए कि हमको मिल गए 4, इसमें मान लीजिए हमको मिल गए 10, इसमें मान लीजिए 5, इसमें 2 और इसमें 8। इस तरह से हमको मिल गए कि 0 से लेकर 20 के बीच में कुल मिला के 4 डाटा मिले जो कलेक्शन में हमने गिना। तो 20 से लेकर के 40 के बीच में 10, इस तरह से। तो ये जब हम ऐसा अरेंज कर देते हैं तो ये ग्रुप डाटा कहलाता है। और ये जो हर एक ग्रुप है ये क्लास इंटरवल कहलाता है, CI क्लास इंटरवल। और ये फ्रीक्वेंसी F ऐसा इसको कहते हैं, या FI भी लिखते हैं। तो ये जो क्लास इंटरवल है, आप देखिए इसको ध्यान से, हर एक क्लास इंटरवल में एक नंबर से लेकर दूसरे नंबर, ये यहाँ से शुरू होता है यहाँ खत्म होता है, यहाँ शुरू होता है यहाँ खत्म होता है। तो ये जो लेफ्ट वाला नंबर है ये लोअर लिमिट कहलाता है क्लास का, लोअर लिमिट। और ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, इस तरह से ये कहलाता है। और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो रेंज कहलाता है, या विड्थ कहलाता है, या हाइट कहलाता है। क्लास इंटरवल का विड्थ 20 - 0 दैट इज 20, 40 - 20 दैट इज 20। तो ये विड्थ हो गया, विड्थ ऑफ क्लास, विड्थ ऑफ क्लास। इसको जनरली H से डिनोट करते हैं, ये है। फिर एक चीज होती है क्लास मार्क, क्लास मार्क CM, क्लास मार्क CM। ये क्या होता है कि क्लास इंटरवल, कोई भी क्लास इंटरवल है उसके ठीक मिडिल का वैल्यू, मतलब कि हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो हमको क्लास मार्क मिलेगा। तो जैसे इसके और इसके, इस क्लास का क्लास मार्क होगा 30, ठीक बीच वाला। तो क्लास मार्क की जरूरत हमको कई कारणों से पड़ती है। एक तो ये पड़ती है कि जब हम आगे कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूला वगैरह यूज करते हैं, तो हमको इन डाटा की जरूरत पड़ती है। तो अब यहाँ 0 से 20 तक के सभी डाटा मौजूद हैं, तो हम किसको लें किसको नहीं लें, कैसे फॉर्मूले में रखें, क्या करें। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हमको एक सिंगल डाटा चाहिए जो कि इस पूरे क्लास इंटरवल को अकेला रिप्रेजेंट कर सके। तो वो क्या होगा, ईमानदारी पूर्वक ठीक बीच का होगा, बाद वाले से भी उतना ही दूर, पहले वाले से भी उतना ही दूर, ठीक मिडिल का। तो इसलिए ये डाटा हम लेते हैं जो ठीक मिडिल का हो, और ये क्लास मार्क कहलाता है। और ये पूरे क्लास इंटरवल को अकेला रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया क्लास इंटरवल बनाने का एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम क्लास इंटरवल, इसी क्लास इंटरवल को हम ऐसा बना सकते हैं, 0 से 19, फिर 20 से 39, फिर 40 से 59, फिर 60 से 89, 79, 79 और फिर 80 से 99। इन दोनों में क्या फर्क है देखिए, ये जो है ये 0 से 20 और फिर 20 यहां भी है, तो 20 से 40 फिर 40 यहां भी है। तो ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, कहीं भी कंटिन्यूटी टूटती नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी टूटती है, यहाँ 19 पे खत्म होता है लेकिन यहाँ 20 से शुरू होता है, यहाँ 39 पे खत्म होता है लेकिन यहाँ 40 से शुरू होता है। तो ये कंटिन्यूटी टूट जाती है। इसको इंक्लूसिव, इस तरह के क्लास इंटरवल्स को इंक्लूसिव मतलब कि जब हम ऐसा बनाएंगे तो 0 से लेके 19 तक
इधर ये वाला भी हम डाटा लेंगे यहाँ, और ये वाला भी डाटा हम इसी क्लास इंटरवल में लेंगे। जबकि अगर हम ये कंटिन्यूअस बनाते हैं तो ऐसी हालत में यहाँ हम 0 तो लेंगे लेकिन 20 नहीं लेंगे, 20 से कम वाला डाटा यहाँ आएगा। 20 कहाँ लेंगे? तो यहाँ लेंगे, इसमें लेंगे। 40 कहाँ लेंगे? तो यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे। 60 कहाँ लेंगे? तो यहाँ लेंगे, इस तरह से। तो ये एक्सक्लूसिव कहलाता है। एक्सक्लूसिव मतलब यहाँ हमने इसको एक्स बाहर कर दिया, है ना। तो एक्सक्लूसिव, तो ये इस टाइप का जो रहता है ये कंटिन्यूअस या एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी टेबल, और ये इंक्लूसिव, इंक्लूड कर देते हैं, इधर एक्सक्लूड कर देते हैं, इस तरह से ये। तो दोनों में से हम किसी भी तरह का क्लास इंटरवल बना सकते हैं, लेकिन जनरली बहुत से कामों के लिए हमको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल की जरूरत होती है। जैसे कि जब हम मोड निकालेंगे या मीडियन निकालेंगे तो हमको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल चाहिए। वैसी हालत में अगर हमको सवाल में इस तरह का क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो हम उसको कंटिन्यूअस कैसे बनाएं? बिना बनाए हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। हमारा जो फॉर्मूला है वो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के लिए है, तो हमको कंटिन्यूअस बनाना। कंटिन्यूअस बनाने का तरीका है कि जो लोअर लिमिट है उसमें आप माइनस कीजिए 0.5 और जो अपर लिमिट है उसमें आप प्लस कीजिए 0.5। तो जैसे ये, तो ये क्या हो जाएगा? -0.5 और ये हो जाएगा 19.5। फिर इसमें से 0.5 घटाएंगे तो 19.5 और इधर 0.5 ऐड करेंगे तो 39.5। फिर इसमें हम 0.5 माइनस करेंगे तो 39.5 और फिर यहाँ हो जाएगा 59.5। तो अब आप देखिए कि जो यहाँ था फिर यहाँ हो गया, जो यहाँ था वो यहाँ हो गया। तो ये कंटिन्यूटी हमारी बन गई, है ना। तो ये अगर इस तरह का डाटा है नॉन कंटिन्यूअस, इसको कंटिन्यूअस बनाने का ये तरीका है। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कीजिए और अपर लिमिट में +5 ऐड कीजिए, तो यहाँ जो 1 का अंतर है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब देखिए, तो कई बार ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग पहले सारी बातें पढ़ चुके हैं कि कभी कभी एक एक नंबर के सवाल में ये छोटी छोटी बातें पूछ दी जाती हैं। ये नहीं कि क्लास 10 में तो नहीं था, ये 9 में था या 8 में था, तो ऐसा नहीं है। और देखिए एक सवाल और भी कई बार पूछा जाता है इस तरह का, जैसे कि हमको दे दिया गया ऐसा, ये 15, 20, 25, 30, है ना। मान लीजिए कि क्लास मार्क्स ऑफ क्लास इंटरवल्स आर इतना। ये एक क्लास मार्क है, एक क्लास इंटरवल का क्लास मार्क है, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, इस तरह से। और हमसे कहा जाए कि ये वाला जो क्लास मार्क है इसके करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या होगा। तो आप देखिए सब में कितना कितना डिफरेंस है, 5-5 का डिफरेंस है। तो इसका आपको क्लास इंटरवल चाहिए, तो ये जो 25 है इसके पहले है 20 और इसके बाद है 30, 5-5 का अंतर है। तो 5 को आप 2 पार्ट में बांट दीजिए, 5/2, 5/2। इसमें आप ये वाला जो है इसमें आप 5/2 को प्लस कीजिए और इसमें आप 5/2 को माइनस कीजिए। मतलब इसमें हम 5/2 मतलब 2.5 को ऐड करेंगे तो 22.5 हो जाएगा, और इसमें अगर हम माइनस करेंगे तो 27.5 हो जाएगा, और दोनों के ठीक बीच में 25। तो ये इस तरह से क्लास इंटरवल निकालते हैं। अगर हमको केवल दिया हुआ है कि क्लास मार्क इतना 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 है,
तो और किसी पर्टिकुलर का निकालने के लिए, पर्टिकुलर क्लास इंटरवल को निकालने के लिए, तो इस तरह पहले देखिए डिफरेंस कितना है। डिफरेंस को दोनों तरफ हाफ हाफ करके इधर पहले वाले में हाफ को प्लस कीजिए, हाफ वाले डिफरेंस को, और इधर माइनस कीजिए। तो इस तरह से क्लास इंटरवल आप निकाल सकते हैं। तो ये सब कई सारी छोटी छोटी बातें हैं, ये सब आपकी पढ़ी हुई हैं और आपको पता भी है। तो एक बार फिर से रिवाइज हो गया। और अब हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं। हमको इस चैप्टर में मीन, मीडियन और मोड से रिलेटेड बातें पढ़नी है। तो आप लोग लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, मतलब 9th में, 8th में या 9th में तो पढ़ ही चुके हैं कि मीन, मीडियन, मोड बताने से पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। मेजर्स मतलब जिनसे कि हम मेजर करें, वो टूल्स है ना। और सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि डाटा का जो मेन टेंडेंसी है, जो झुकाव है, मतलब कि हमको जो डाटा है वो क्या बता रहा है ना, किस तरफ इशारा कर रहा है, ये हमको कैसे पता चले, इसके लिए मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों का यूज हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मीन की बात करें तो मीन सिंपली एवरेज है, एवरेज। तो कई सारे नंबर्स हमारे पास होते हैं, उन सबको ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज निकलता है ना। तो मान लीजिए कि हमारे पास n डाटा है, x1, x2, x3, इस तरह से xn, मतलब टोटल मिला करके n डाटा है। तो मीन कैसे निकालते हैं या एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं, इसको x बार से डिनोट करते हैं। x बार जहां आप देखिए तो समझ जाइए मीन की बात हो रही है ना। और क्या करते हैं कि सबको जोड़ देते हैं, x1, x2, x3, इस तरह से xn डिवाइडेड बाई n, नंबर ऑफ टोटल डाटा, है ना, ये होता है। अब मान लीजिए कि आपके पास ये तो सब डाटा है, x1 है, x2 है, x3 है, xn है, और आपको उसके साथ सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। मान लीजिए ये f1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी, ये डाटा जो है ये f2 है ना, इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी fn है। दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलर डाटा हमारे कलेक्शन में कितनी बार अपीयर हुआ है, तो f1 टाइम्स अपीयर हुआ है ना, इस तरह से ये। तब वैसी हालत में x बार का क्या होता है फॉर्मूला, f1 x1, f2 x2 और fn xn डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2 प्लस f3 और प्लस fn, ये। और इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो उसका भी तरीका है। उसका तरीका क्या है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा f(i)(xi), i goes from 1 to n divided by summation f(i), i goes from 1 to n। ये चीज और ये चीज बिल्कुल एक जैसी है। इसका क्या मतलब हुआ, ये सिग्मा है, ये एक नोटेशन है जो कि समेशन के लिए यूज होता है। जहां भी ये आप नोटेशन देखेंगे, इसका मतलब है कि हमको ऐड करना है। और किस तरह से ऐड करना है, तो यहाँ i का, यहाँ जो हमने i लिखा है, इसका वैल्यू बदलते जाना है हर एक बार। तो कैसे, सबसे पहले 1 जो यहाँ लिखा हुआ है i इक्वल टू 1, तो सबसे पहले i का वैल्यू 1 रखना है और तब f1 x1 हो जाएगा। फिर सिग्मा मतलब कि अब प्लस कीजिए, है ना, तो प्लस कीजिए। फिर क्या कीजिए कि i का वैल्यू अब 1 से आप बढ़ा दीजिए, मतलब 1 से बढ़ा करके 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो अब i का वैल्यू 2 हो गया, तो f2 x2 देखिए ये मिलेगा। जब आपने ये लिख दिया तो फिर आप सम कीजिए, है ना, और अब i का क्या वैल्यू रखिए, तो 3 रखिए, तो f3 x3, इस तरह से होते होते आप तब तक सबको ऐड करते जाइए जब तक कि आप इस नंबर तक नहीं पहुंच गए हैं, है ना। इस तरह से लिख करके सबको ऐड कर दीजिए। तो ये चीज और ये चीज बिल्कुल एक जैसी है, इसी तरह से ये चीज और ये चीज बिल्कुल एक जैसी है।
और अब इसको देखिए और इसको देखिए, तो ये जो है इसी का पर्टिकुलर फॉर्म है। अगर सभी डाटा की फ्रीक्वेंसी 1 1 1 1 1 1 हो तो इसके बदले हमको यही मिलेगा, और अलग अलग हो तो फिर फ्रीक्वेंसी के साथ लिखते हैं। ये सब हमारा 1 है 1 है 1 है, सब की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और भी एक चीज, यहाँ पे देखिए n है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज का एडिशन है। तो अब आप देखिए एक चीज, दोनों एक ही चीज है, नंबर ऑफ टोटल डाटा। मान लीजिए कि देखिए अभी आपको हम बताएं, ये हमारा FI है और 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, मान लीजिए ये 4 क्लासेज हैं हमारे पास, और 5, 7, 8, 3, ये सब डाटा है। 0 से 10 के बीच 5 डाटा है, 10 से 20 के बीच 7 डाटा है, तो ये सब डाटा है। और इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल यहाँ तक जो हमारा अपर लिमिट है डाटा का, वहां तक के सभी डाटा आ जाएंगे, है ना। तो 5, 7, 12, 12, 20 और 23, 23, है ना। तो ये किसको जोड़ने से हुआ, ये समेशन FI, ये F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, चारों को हमने ऐड कर दिया 23, और टोटल नंबर ऑफ डाटा ये भी 23। तो n जो है वो समेशन FI मतलब नंबर ऑफ टोटल डाटा ये होता है। ये जो फॉर्मूला है मीन निकालने का, इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो कभी अगर सवाल पूछा जाए कि फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड, तो इसका मतलब कि हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्ट मेथड। और अगर हमको ये मेथड यूज नहीं करना तो एक और मेथड हमको पढ़ना है, और वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। ये देखिए, एज्यूम्ड मीन मेथड, इसका नाम ही है एज्यूम्ड मीन, मतलब कि एज्यूम किया हुआ मीन, एक्चुअल मीन नहीं। जो भी डाटा है, जो कलेक्शन है, उसका जो एक्चुअल मीन है वो नहीं, कोई मीन हमने किसी उनमें से किसी डाटा को हमने एज मीन एज्यूम कर लिया, और तब उसको कैसे हम एक्चुअल मीन निकालेंगे, इसका ये तरीका है। सबसे पहले आप देखिए कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। इसका होता है A प्लस समेशन FI DI डिवाइडेड बाई समेशन FI। I goes from 1 to n, I goes from 1 to n। तो ये क्या क्या है, A क्या है, DI क्या है, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो ये जो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से हम मीन कैसे कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए। मान लीजिए कि हमारा ये डाटा कलेक्शन इस तरह से दिया हुआ है, CI FI 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर हमको मीन निकालना है तो हमारा जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस हो या नॉन कंटिन्यूअस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मोड और मीडियन निकालने के लिए क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूअस होना जरूरी है। तो मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी कुछ हो 5, 12, 3 और 5, 23, 7, 10, इस तरह से हो गया। ये हो गया 17, 20 और 23, ठीक रहेगा ये। अब देखिए, हमको मान लीजिए कि ये वाला मेथड यूज करना है, तो FI तो पता है, तो XI जो है ये यहाँ पे क्लास मार्क XI, मतलब हमको डाटा चाहिए। जैसे हमने बताया था कि डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं X से,
तो हमको डाटा चाहिए। तो अब यहाँ तो 10 से लेके 20 तक 5 डाटा है, तो किसको लेंगे? जिसको नहीं लेंगे वही नाराज। हमको क्यों नहीं लिया? तो इसलिए हम लोग एक डाटा को यहाँ सेलेक्ट करते हैं और वो होता है बीच का, है ना, बीच का डाटा, क्लास मार्क। तो ये बीच का डाटा यहाँ 15 हो जाएगा, 15, और यहाँ हो जाएगा 25, और यहाँ हो जाएगा 35, और यहाँ हो जाएगा 45, है ना। और तो fi हमारे पास था ही, xi हमने निकाल लिया इस तरह से मिडिल मोस्ट। और अब हमको क्या करना है? fi xi निकाल के सबको ऐड करना है। तो पहले fi xi निकालें, ऐसा fi xi ये निकालें। तो fi और xi को मतलब कि हमको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो ये हो गया है 75 और ये हो गया है 250, तो 300, और ये हो गया है 105, और ये हो गया है 450, है ना। अब इन सब को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको समेशन fi xi ये पूरा मिल जाएगा। समेशन fi xi तो ऐड कर दिया जाए, ये हो गया है 10 यहाँ पे, और 7 और 8 हो गया, 8 और 5 यहाँ 13 हो गया, और 1 और 3 4, 5, 5 और 4 9, 930। और अब हमको क्या चाहिए फॉर्मूले के अनुसार? ये तो हमने कर लिया। अब हमको समेशन fi चाहिए, तो समेशन fi निकाल दें। समेशन fi मतलब कि सारे fi को ऐड कर दें, तो ये 3 हो गया, है ना। बस इतना ही तो करना है। तो therefore x बार इक्वल टू समेशन fi xi दैट इज 930 और समेशन fi दैट इज 30। ये कट गया और 3 से कटेगा तो 3 1 31। एक बार फिर से देख लीजिए, 5 5 10, 8 8 8 5 8 और 5 13, 1 4 5 एंड 9। तो इस तरह से डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं। और अगर हमको एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है तो हम देखिए इसी में दिखाते हैं आपको। एज्यूम्ड मीन मेथड में हमको क्या क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सबसे पहले ए हमारा एज्यूम्ड मीन है, ए एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम्ड मीन है, तो एज्यूम्ड मीन किसको कहां से लेंगे? डाटा से लेंगे। उन्हीं में से कोई कहीं से हमको मीन मिलने वाला है। तो हर एक क्लास को ये डाटा, इसको ये डाटा, इसको ये डाटा और इसको ये डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है। इन चारों में से हम किसी को भी मीन मान सकते हैं। हमको मालूम है कि वो एक्चुअल मीन नहीं है, मान सकते हैं। तो लेकिन ज्यादा अच्छा होता है कि बीच वाले को माना जाए। अगर यहाँ पर 4 के बदले 5 होता तो सबसे बीच वाले को ले लेते। तो अभी भी हम ले सकते हैं किसी को भी। मान लीजिए कि हम इसको ले लेते हैं ए। तो अब इसके बाद की कहानी क्या है? ये काम आपको नहीं करना है एज्यूम्ड मीन में। तो ये जब निकल गया तो अब आपको क्या चाहिए? fi di। तो पहले di निकालिए। di क्या है? di है डेविएशन। ये कैसे निकालते हैं? तो xi माइनस a, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -10, फिर इसी में से इसको माइनस करेंगे 0, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे 10, और इसमें से भी इसको माइनस करेंगे तो 20। और क्या करना है? सम करना है। अब नहीं, पहले हमको क्या करना है? fi di निकालना है। तो fi di मतलब fi और di -50 और ये 0 और ये 30 और ये 200। तो ये हो गया है 230 और ये -50 है, तो कितना हो गया? 180।
ये हो गया समेशन, समेशन FI/DI, इस तरह से इसको निकालते हैं 180, है ना। तो पहले हम इनमें से किसी को, जनरली मिडिल मोस्ट को या उसके आसपास वाले को हम मीन मान लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि मीन जो है वो हमारा बीच में मिलेगा, इसलिए बीच वाले में से किसी को लेने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा इधर उधर ना मानना पड़े हमको। और तो ये मान लिया, और ये मान करके जब हम हर एक डाटा में से इसको माइनस करेंगे तो हमको डेविएशन मिलेगा, है ना। मीन से कितना डेविएट करता है, कितना अलग है, मीन जो हमने माना है उससे हर एक डाटा कितना अलग है, कितना डेविएट करता है, ये निकाल लेंगे। और फिर FI/DI हमको चाहिए तो FI और DI मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर सम चाहिए तो इन सबको सम कर देंगे, बस हो गया। तो इसलिए अब x बार इक्वल टू हो गया है 180 a प्लस a है हमारा कितना, a है 25 और प्लस 180 और डिवाइडेड बाई समेशन FI 30, ये हो गया है 6 कट के, और 25 प्लस 6 दैट इज 31। ये देखिए और ये देखिए, दोनों में से किसी भी मेथड से हम निकालेंगे तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट मेथड, और ये हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड। तो हमारा मीन सेम ही निकलेगा चाहे मेथड कोई भी यूज करें। तो ये चीजें आप लोगों ने आज देखी, अगले क्लास में हम लोग और आगे की बातें करेंगे और कुछ सवाल भी देखेंगे। तो आज यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।